हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि रोज हम 6 क्वेश्चंस ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब तक हम 36 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब चल रहे हैं 37th नंबर के सवाल पर। मेरे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री के कुछ सवाल रोज आ रहे हैं, पेपर आउट सवाल हैं, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है नीट 2026 के पेपर में कर लिया जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। जब हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो साथ में इन छोटे छोटे थोड़े बहुत सवालों को कंप्लीट करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए इनको भी कर लेना चाहिए। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो कुछ सवाल ये भी अपनी मेहनत में ऐड कर लीजिए ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। हो सकता है इनमें से सवाल आपको यूं कहीं पेपर में मिल जाए। जब ये पेपर में यूं कहीं मिलेंगे तो अपने को फायदा होगा। तो मेरे बच्चों, तैयार हैं आप सब? शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को आगे। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। हम अब तक 6 क्लास कवर कर चुके हैं, पर क्लास 6 क्वेश्चन दे रहे थे, इसलिए 36 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर हमें सेलेक्ट करना है मेरे बाबू। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर चाहिए हमें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। शुरू करते हैं। पहला HI, HBr, HCl, HF। यस, बिल्कुल सही है। का अगर हम इन इनऑर्गेनिक एसिड्स का देखें तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, HBr उससे कम। यह आपने खूब पढ़ा होगा और रीजन भी आपको मालूम होगा। H और I के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए H+ इजीली रिमूव हो जाता है। H+ रिलीज होने की वजह से इसको मोस्ट एसिडिक बोल दिया जाता है। HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए H+ रिलीज होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ भी कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टूटना इतना आसान नहीं होता। सेकंड नंबर पे है RSO3H, देन RCOH, देन H2CO3, देन NH4+। RCSO3H सबसे ज्यादा एसिडिक है और ये सही है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेकंड नंबर पे जो लिखा है। इसका रीजन है कि RSO3H, ये R हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, O पे माइनस आ गया मेरे बाबू। RSO3, ये लीजिए मेरा बच्चा, दिख रहा है सबको? RSO3 में खास बात क्या है मालूम? इसमें रेजोनेंस अच्छा खासा होता है। रेजोनेंस होने की वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनते हैं, या फिर मैं ये कहूं इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस होता है। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है नेगेटिव एटम्स पर, माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम OOO, यानी कि तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से हमको क्या मिलता है? एक फायदा मिलता है। क्या? स्टेबिलिटी गेन होती है। तो H+ रिलीज करते ही, जैसे ये H+ रिलीज होती है, RSO3- बनता है और RSO3- रेजोनेंस के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इस वजह से इसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। वैसे यहां भी होता है होने को तो, लेकिन इसमें थोड़ा कम स्टेबिलिटी आता है विद रेस्पेक्ट टू RSO3, इसलिए सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है RCOH की। यानी कि अगर मैं इन दोनों को चेक करूं, RSO3- यानी सल्फोनेट आयन को और कार्बोक्सिलेट आयन को, तो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी सल्फोनेट आयन की रेस्पेक्ट में थोड़ी कम रहती है। H2CO3 पे आइए, ये इससे भी कम, और NH4+ इससे भी कम होता है। ये आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। अब आइए C नंबर पर, फिनॉल, वाटर, एल्कोहल और एल्काइन। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, इसका बेसिक रीजन देखिए। फिनॉल जैसे ही H+ रिलीज करता है, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे बच्चों, फिनॉक्साइड आयन जो बनता है, फिनॉक्साइड आयन क्या करता है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन करता है। ये O- जो है रिंग के साथ रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने से इसको रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी गेन होती है। इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से
फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पानी भी H+ रिलीज करता है, रिलीज करके ये OH- बनाता है, लेकिन इस एनायन में किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए एसिड तो ये है लेकिन इतना नहीं जितना फिनॉल है। अल्कोहल की भी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, लेकिन ये H2O से कम होती है, क्योंकि रिएक्टिव H तो अल्कोहल के पास भी है, FON से जुड़ी H। ध्यान से सुन लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिड कार्बन से जो H डायरेक्ट जुड़ी होती है, ये वाली H जो होती है ये रिएक्टिव H कहलाती है। रिएक्टिव H होने की वजह से ये आसानी से रिलीज हो जाती है। रिलीज हो जाने की वजह से ये एसिडिक टेंडेंसी शो कर सकते हैं। तो फिनॉल, वाटर, एल्कोहल, एल्काइन, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका रीजन है कि इन सब के पास एक्टिव H है। इन सब में एक्टिव H होने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन इनमें फिनॉल ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। उसका रीजन है कि फिनॉल H+ रिलीज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए अब मैं लेके चलता हूं आगे। देखो इसकी भी बता दूं मैं आपको, ये एल्काइन है, एल्काइन में sp हाइब्रिड कार्बन है, इससे जुड़ी हुई H रिएक्टिव होती है, इसलिए वो भी एसिडिक टेंडेंसी दिखाता है, लेकिन इनमें सबसे कम वही है। डियर बच्चों, ROH में एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इतना सा थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस बता दूं कि एल्कोहल वैसे तो जनरली पानी से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर इन केस ऑफ मिथाइल एल्कोहल, आप केवल मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो ड्यू टू देयर Ka वैल्यू, Ka मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मिथाइल एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा होती है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस ओनली एंड ओनली फॉर मिथाइल एल्कोहल। बट इसके अलावा कोई भी आप एल्कोहल लेंगे तो वो पानी से कम एसिडिक होंगे। मिथाइल एल्कोहल के ज्यादा एसिडिक होने के पीछे रीजन होता है इनका Ka कह दो चाहे pKa कह दीजिए, Ka की वैल्यू यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है मिथाइल एल्कोहल के लिए पानी से, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। हम लेकर चलते हैं अपने बच्चों को अगले सवाल पर, क्योंकि इस सवाल को तो हम कर चुके हैं और हमारा आंसर डी आ चुका है, क्योंकि हमने देख लिया कि सारे ऑर्डर सही। अब इन चारों में से, तीनों में से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, या ये तीनों इसी तरह से पूछे जा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं इस बार 2026 नीट के पेपर में। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चल दिए बाबूजी अपने बच्चों को लेके अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अगला सवाल आ चुका है और आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी ई का है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था 37, जिसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी। डियर स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्स होती है। मेरे पास दो एसिड है, मान लीजिए एक Ha1 है, एक Ha2 है। मैंने कहा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ Ha1 की ज्यादा है Ha2 से, तो A1 माइनस की A2 माइनस से बेसिसिटी कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर एसिड्स का होता है, बेसिसिटी का ऑर्डर उसके कॉन्जुगेट बेस में जस्ट उल्टा हो जाता है। ये बेसिसिटी है, बेसिसिटी टेक्स इन कॉन्जुगेट बेस। Ha1 में से H+ रिलीज करने के बाद A1 माइनस बचा, Ha2 में से एक H+ रिलीज करने के बाद A2 माइनस बचा। A1 माइनस की बेसिसिटी A2 माइनस से कम होगी, क्योंकि Ha1 की एसिडिक स्ट्रेंथ Ha2 से ज्यादा थी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्या चाहते हो? अजी हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से बचुआ
कि जो ऑर्डर आपको यहां दे रखे हैं, आप उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर सोच लीजिए। जो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं उसको उल्टा कर दीजिए, वो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाए। जरा दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं बेटू। आओ पहले नंबर ए की बात करते हैं। ए में मेरे पास एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है, एक अमोनिया से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है, एक एल्कीन से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है बेटा, और एक एल्केन से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है, एक H2 से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है। मुझे इनकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लग गया तो बेसिसिटी जस्ट इससे उल्टी कर दी जाएगी और आंसर आ जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, मैंने जब दूसरा ऑप्शन देखा तो उसमें पहले नंबर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बना हुआ एक कॉन्जुगेट बेस दिखा, एक मुझे NH2 से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस दिखा, एक एल्काइन से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस दिखा, एक हाइड्रोजन से और एक एल्केन से बना हुआ कॉन्जुगेट बेस दिखा। जब मैंने दोनों ऑर्डर्स को चेक किया तो मुझे पता लग गया कि मेरा दूसरा वाला ऑर्डर रॉन्ग है, फर्स्ट ऑर्डर इज करेक्ट ऑर्डर। एल्काइन, वन एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कीन से ज्यादा होती है, एल्कीन की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्केन से ज्यादा होती है, एल्केन की एसिडिक स्ट्रेंथ H2 से ज्यादा होती है। और अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया में थोड़ी बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर की वजह से आ जाने की वजह से ये वन एल्काइन से थोड़ी कम एसिडिक होती है। तो मेरा बेटा ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को जब आप उल्टा कर देंगे तो ये आपको बेसिसिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। इट मींस हमारा दूसरा नहीं बल्कि पहला उत्तर सही है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। बाबू देख रहे हैं आप, मेरे बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं? वेरी सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस जिसको समझ में आ रहा है मैसेज करते रहें, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। मेरा बच्चा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए। बच्चों बेसिसिटी का ऑर्डर आपने अभी सीख लिया, कैसे सीखा बताएगा कोई बाबू? तो बताएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से उल्टा ऑर्डर बेसिसिटी का होता है। ये अभी हमने बताया था। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो मेरा बच्चा लिविंग नेचर जो होती है वो बेसिसिटी से उल्टी चलती है। मतलब अगर आपके पास कुछ एनायंस या कुछ न्यूक्लियोफाइल्स या कुछ निगेटिव स्पीशीज कह दो, चाहे कॉन्जुगेट बेस कह दो, दिख जाए और कोई आपसे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या लिविंग नेचर के ऑर्डर पूछे तो आपको आंसर सोच समझ के देना है। ये बेसिसिटी बता दी मैंने आपको, ये मैंने लिविंग नेचर बता दी। अब मैं आपको लेके चलता न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। शानदार सवाल मेरे बच्चों। न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल भी होती है किसके? बेसिसिटी के। तो कभी कभी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है किसके? बेसिसिटी। जहां जहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगे
नॉट अप्लाई। देखो मैं अभी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको मैंने पहले बताया था, इसलिए हम ज्यादा लेंदी वे में नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्ट में समझा रहा हूं। बाकी आप क्लास में जब कभी ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे छोटे मोटे बच्चे जो आगे पढ़ेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हाल फिलहाल देखो अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करने आए। अगर हिंड्रेंस अप्लाई हो रहा है गिवन स्पीशीज में, तो मान लेना आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को उल्टा रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना है। अब बात ये आती है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आप जा रहे हो, एनायंस आपके सामने ऐसे हो जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर मिल रहे हो, तो समझ जाओ ऊपर से नीचे जाने पर साइज में चेंजेज आते हैं, साइज में चेंजेज आते हैं तो हिंड्रेंस अप्लाई हो जाता है। बाबू समझ रहे हैं? अब इसमें एक काम की चीज और है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में टाइप ऑफ सॉल्वेंट का भी फर्क पड़ता है। टाइप ऑफ सॉल्वेंट यानी कि आप पीपीएस में न्यूक्लियोफिलिसिटी निकाल रहे हैं या पीएएस में। अगर आप पीपीएस में निकाल रहे हैं तब तो उल्टा करना है, लेकिन अगर आप पीएएस में निकाल रहे हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल रख लेना। ये पीएएस का हो गया। देखो ये ट्रिक बताइए मैंने आपको, दिस इज ट्रिक ओनली। ठीक है, कॉन्सेप्ट को कभी आगे कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो तुम पहले निकलो तैयार होके। मैंने कहा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। मेरे सामने कुछ सवाल आए, कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे यह बताएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जब हम चेक करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी बच्चा जो ऐसा हो जो इस बात को बता सके कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताए, लेकिन टाइम ना है भैया अपने पास। समझ में आ गई? 37 हो गया, 38 हो गया, 39 चल रहा है, 39 पे आ जाइए आप और बताइए कौन है जो इस बात का जवाब देगा कि साहब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या चीज होती है। बताओ बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बेस की भी होती है, इसीलिए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी लगभग एक जैसी चीजें हैं, कभी कभी ये चीजें बदल जाती। तभी तो मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी भी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी भी होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बेस भी शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी। जब जब हिंड्रेंस अप्लाई नहीं हो तो समझ जाना आप दोनों को सेम ऑर्डर दे सकते हो, और जहां हिंड्रेंस लग जाए वहां बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को उल्टा कर देना। मैं जब ऊपर से नीचे गया F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस, तो आप गौर से देखिए और बताइए मुझे कि साहब यहां ऊपर से नीचे आने पर हिंड्रेंस लग रहा है कि नहीं। कि साहब लग रहा है, F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस, साइज अलग अलग है तो हिंड्रेंस तो लगेगा, बड़े साइज में हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा। अब समस्या ये आ रही है कि बड़े साइज में हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा तो मैं कॉन्सेप्ट कौन सा लगाऊं, हिंड्रेंस वाला लगाऊं या बिना हिंड्रेंस वाला। तो देखो भैया, जहां हिंड्रेंस लग रहा है वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मैंने कहा ना नॉट अप्लाई हो हिंड्रेंस तब ये लगाते। तो ये तो कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को प्रोपोर्शनल वे में आंसर नहीं देंगे। अब मुझे इन दोनों के बारे में सोचना है। अब इन दोनों में से भी एक समस्या है कि मुझे ये कौन बताएगा कि ये ऑर्डर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा जा रहा है या एप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा जा रहा है। ये किस में पूछा जा रहा है, ये पोलर प्रोटिक में पूछा जा रहा है या एप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा जा रहा है, ये कौन बताएगा। क्योंकि प्रोटिक और एप्रोटिक दोनों अलग अलग होते हैं भाई।
अब बात ये आती है भैया ये तो क्वेश्चन बताएगा कि प्रोटिक में बताना है कि प्रोटिक। तो मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा तो पता लगा क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है बाय गॉड। वो कुछ नहीं बोला, वो तो कह रहा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। वो बता ही नहीं रहा कि पीपीएस में बताना है कि पीएस में बताना। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो उसे पीपीएस एज्यूम करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक मान के काम करना है। यानी कि अब मैं नीचे वाला नहीं ये वाला मान के काम करूंगा, ये वाला सोच के जवाब दूंगा, ये वाला। ओके, तो मतलब कुछ ना दे तो पीपीएस मान ले, सही कहे हैं आप। कुछ ना बोले तो पीपीएस मान डालिए। तो मतलब मैं बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल के उसका उल्टा कर दूं तो मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी मिल जाएगी, 100% मिल जावेगी बचुआ। क्या है ये? ट्रिक है ये, झटके में आंसर आएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी आप चाहें तो ऐसे भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ग्रुप। जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप लगे हो उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाती है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में आप आंसर कैसे देंगे? आपको कहां दिख रहा है कोई पॉजिटिव ग्रुप, कोई नेगेटिव ग्रुप, कोई प्लस आई माइनस ए प्लस एम माइनस एम, आपको दिख ही नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में अटक जाएंगे बाई गॉड, अटक जाएंगे। तो करेंगे क्या? ट्रिक का इस्तेमाल। सबसे पहले ये देखो कि कॉन्सेप्ट नंबर ये वाला लगेगा कि ये दोनों लगे। तो मैंने देखा कि भैया यहां ऊपर से नीचे जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होगा, इसका मतलब ये दोनों लगेंगे। अब ये देखो इन दोनों में से पीपीएस वाला लगेगा कि पीएस वाला लगेगा। तो भाई साहब यहां जब कुछ नहीं बोल रहा तो मैं पीपीएस मान के करूंगा, मतलब इससे मेरा आंसर आएगा, इस वाले से, इस वाले से आंसर आएगा। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब मेरा अगला सवाल कि मैं अब आंसर कैसे दूं कि भैया बेसिसिटी निकाल ले, उल्टा कर देना, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी। अब बेसिसिटी कैसे निकाल लू बाय गॉड? तो बेसिसिटी के लिए तो मैंने बता रखा है ना, सबके एसिड बना लो। एच एफ हो गया, एफ से तो एच एफ हो गया, Cl से HCl बन गया, Br से HBr बन गया, I से HI बन गया। लो साहब सबके एसिड बन गए। और अब बताइए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है साहब? ये है HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो बस इसका उल्टा ही, इसका उल्टा ही आपका आंसर होगा। समझे नहीं गुरुजी? मैं ये कह रहा हूं ये जो आंसर है ये किसका आंसर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब बेसिसिटी का आंसर क्या होगा? इससे उल्टा, मतलब एफ माइनस की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, Cl माइनस की उससे कम, Br माइनस की उससे कम, I माइनस की उससे कम। सबसे ज्यादा बेसिसिटी I माइनस की होगी। लेकिन गुरुजी हमसे तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रहे हैं, आप बार बार हमें बेसिसिटी बता रहे हैं। अरे बेसिसिटी निकल गई तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी ना। बेसिसिटी का उल्टा न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ये बेसिसिटी का ऑर्डर आपको मिल गया, अब उल्टा कर दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी। मतलब एफ माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, Cl माइनस की उससे ज्यादा, Br माइनस की उससे ज्यादा, I माइनस की उससे। कितना आसान तरीका है बाय गॉड। मैं यकीन के साथ कहता हूं इस ट्रिक से आंसर लाने में बहुत कम टाइम लगेगा। वापस सुन लो एक बार। और अगर आपने ऐसे आंसर लाने की कोशिश की तो आपको समय भी लगेगा और कॉन्फिडेंस भी प्रॉपर नहीं है। समझ गए? सबसे पहला काम, न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी दो तरह से चलती है, या तो बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल या बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सवाल को देख लो, क्या सवाल में ऐसे चीजें दे रखी है जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, जिनमें साइज में चेंजेस आ रहे हो? अगर ऐसी दे रखी है तब तो हिंड्रेंस लगेगा, हिंड्रेंस वाले में तो इन दोनों का इस्तेमाल करो। और अगर मान लो ऊपर से नीचे जाने के बजाय लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज में इतना चेंज नहीं आता क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट बना रहता है। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। और ये वाला लगेगा तो थोड़ा सोच लेना कि कॉन्सेप्ट
कौन सा लगाना है, ये फर्स्ट नंबर वाला लगाना है कि ये वाला। अगर पीपीएस बोल रहा है तो ये वाला लगाओ, और पीएस बोल रहा है तो ये वाला लगाओ। कुछ नहीं बोल रहा तो पीपीएस मान के ये ऊपर वाला लगा दो। नीट में सवाल आ चुका है, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो उठा के देख लेना, नीट का पेपर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। और उस सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा था। फिर बच्चों को जिनको पता था उन्होंने इसका आंसर सही निकाला कि भाई जब कुछ नहीं बोलता है तो पीपीएस मान के ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दिया जाता है। अगर यही ऑर्डर मैं आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का किसी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ लूं तो फिर आंसर इससे उल्टा हो जाता। समझ रहे हैं थोड़ा सा? चलिए अब आगे लेके चलते। NH2 माइनस PH2 AHH2 SbH2 जे NH2 है। NH2 किससे बना है? अमोनिया से। PH2 किससे बना है? फॉस्फीन से। देख लो। ASH2 किससे बना है? आर्सीन से। SbH2 किससे बना है? एंटीमनी हाइड्राइड से। कहां जा रहे हैं आप? सर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। क्या ग्रुप में जा रहे हैं? हाँ सर ग्रुप में जा रहे हैं। ग्रुप में साइज में चेंजेस होता है, बिल्कुल होता है। तो हिंड्रेंस क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा। तो कॉन्सेप्ट हिंड्रेंस वाला लगाओगे कि बिना हिंड्रेंस वाला लगाओगे? सर हिंड्रेंस वाला। तो फिर ये दोनों लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। इनमें से भी कौन सा लगाओगे, पीपीएस वाला कि पीएस वाला? सर पीपीएस वाला। क्यों लगाओगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं बोला तो हम पीपीएस मान के ही लगा देंगे। और पीपीएस मान के लगाया तो मैं समझ गया कि इसके जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा उसका उल्टा करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। मतलब यूं कहीं ऑर्डर बन जाएगा, ये का ये लो जी, ये भी सही, ये भी सही। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते रहे, शाबाश शाबाश। अब आगे तो इसका मतलब मैं दूसरा भी सही मान लूं? हाँ अलग बोलो जी, दो दो सही थोड़े होते हैं आंसर, दो दो होते हैं। अभी तीसरा भी सही आएगा क्योंकि आंसर इसका ऑल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो सही हैं तो फिर दोनों तो ऑप्शन आ नहीं सकते, एक ही ऑप्शन टिक करना होता है। इसका मतलब तीसरा भी सही है। जरा OH SH SEH TeH2 को देखें। चलो ये उठा लियो हमने और यहां समझा देते हैं, यहां समझा देते। अब देखिए OH किससे बना है? सर H2O से। SH किससे बना है? H2S से। SEH किससे बना है? H2SE से। ये किससे बना है? H2TE से। बताइए जो एलिमेंट यहां लग रहे हैं क्या ग्रुप से उठाए हैं कि किसी पीरियड से उठाए हैं? सर ये ग्रुप से उठाए हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो? यस सर जा रहे हैं। साइज में चेंजेस आवेगा? बिल्कुल आवेगा। साइज बदलेगा तो फिर तो हिंड्रेंस भी क्रिएट होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब हिंड्रेंस लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। तो फिर कॉन्सेप्ट हिंड्रेंस वाला, बिना हिंड्रेंस वाला लगेगा या हिंड्रेंस वाला लगेगा? सर हिंड्रेंस वाला लगेगा। तो ये पहला वाला हटा दूं, दूसरे वाले लगा दूं? बिल्कुल लगा दो गुरुजी। इन दोनों में से कौन सा लगेगा, पीपीएस की पीएस? सर पीपीएस लगेगा। क्यों लगेगा बेटा पीपीएस? क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा तो मैं पीपीएस मानूंगा। और पीपीएस कहता है कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। सर एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स में ऊपर से नीचे बढ़ती है, शाबाश। तो फिर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। बेसिसिटी OH माइनस की सबसे ज्यादा, SH माइनस की उससे कम, SEH माइनस की उससे कम, TH माइनस की उससे कम। वेरी सुंदर। तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इनकी बेसिसिटी के ऑर्डर से उल्टा कर डालिए। तो लो भैया, सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा TEH माइनस की। हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। टाइम कम है इसलिए उसी हिसाब से जल्दी जल्दी समझाया है मैंने। आपको दिक्कत हो तो एक बार चेक कर लेना, रिमाइंड कर लेना। रिमाइंड करेंगे वीडियो को, एक बार दो बार देखेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए हम लेके चलते हैं अपने बाबुओं को अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखो बच्चा, हम चल रहे हैं अगले सवाल। अगला सवाल है
सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग नेचर। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग नेचर, इन तीनों में से एक एक सवाल मैंने यहां रख दिया है। आप देखो, पिछला सवाल था, उससे पहले वाला सवाल था, सब। और 2026 नीट के पेपर में एक सवाल इन तीनों में से आएगा। कई बार तो मैं जब ये लाइन बोलता हूं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये लाइन बोलते हैं कि इस साल आएगा आएगा। कई तो सोचते हैं ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बच्चों को लगता है सब ऐसे बोलते हैं, ये भी यही बोल रहे हैं। हाँ, तो यही मान के ये देख लेना, याद कर लेना इनको, है ना। यही मान लेना कि यूं ही बोल रहे हैं, तो भी कर लेना, ठीक है। वेरी गुड। कृष्ण कुमार सर, हिंदी में बताओ। हिंदी में, मैं दोनों में बोल रहा हूँ कृष्णा, कृष्ण कुमार बेटा, मैं दोनों में बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ मेरे बच्चा। मैं हिंदी भी कवर कर रहा हूँ, इंग्लिश भी कवर कर रहा हूँ। एक बार फिर से बोल देता हूं, बेसिसिटी यानी क्षारकता, क्षारकता, हिंदी वाले भी सुनते रहे। न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेहिता। लिविंग नेचर यानी कि छोड़ने की प्रकृति, हटने की प्रकृति, छोड़ने की प्रकृति। ये तो बहुत आता है, आप देखो लिविंग नेचर के सवाल बहुत आते हैं, नाभिक स्नेहिता के सवाल बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं। कृष्णा बेटा सुन रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहा हूं बेटा मैं, ना देखो आराम से। ये टर्म तो सुनिए ना आपने, ये वाली। ओके ओके। बेसिसिटी यानी कि क्षारकता का क्रम बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब नाभिक स्नेहिता का क्रम बताइए, लिविंग नेचर यानी छोड़ने की प्रकृति का क्रम बताइए। नीट 2026 का एक सवाल आ जाएगा इसमें से, कोई रोक नहीं सकता मेरा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं मेरे सवाल पर वापस आता हूं। अभी अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ बोला था कि लिविंग नेचर यानी कि छोड़ने की प्रकृति, जैसे RF, RCl, RBr, RI की क्रिया में, इन चारों की क्रिया या रिएक्शन में किसी नाभिक स्नेही से कराऊं, यानी कि मान लो मैं इसका हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराऊं, इन हेलोजन्स को हटा के OH- लगाना चाहूं, तो बताओ F जल्दी हटके OH लगेगा कि Cl हटके OH लगेगा, I हटके Br हटके OH लगेगा? सबके हटने से OH लग जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ऑर्डर पूछ रहा हूं, क्रम बताओ, क्रम। पहले कौन सी हेलोजन हटेगी? F जल्दी हटेगी, Cl जल्दी हटेगी, Br की I जल्दी हटेगी। इसको कहते हैं लिविंग नेचर ऑफ हेलोजन, लिविंग नेचर ऑफ एनायन, लिविंग नेचर ऑफ निगेटिव स्पीशीज। F- जल्दी हटेगा कि Cl- जल्दी हटेगा, Br- जल्दी हटेगा, I- जल्दी हटेगा? कौन जल्दी हटेगा? नाभिक स्नेह क्रिया का क्रम पूछ लिया मैंने आपसे घुमा के, SN1 SN2 का ऑर्डर पूछ लिया, बाय गॉड मैंने घुमा के। तो कहने का मतलब SN1 SN2 का ऑर्डर मतलब नाभिक स्नेही क्रिया का ऑर्डर। और वो क्रिया किस पे डिपेंड करती हैं? जुड़े हुए एनायन पर। इनमें से जो जल्दी हटेगा वो जल्दी क्रिया करेगा। ये RI ROH में बदल जाएगा, ये RBr ROH में बदल जाएगा, ये RCl ROH में बदल जाएगा, ये RF ROH में बदल जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कौन जल्दी बदलेगा?
किसकी हैलोजन जल्दी हटेगी? I- जल्दी हटेगा कि F- जल्दी हटेगा? इसी को कहते हैं लिविंग नेचर, छोड़ने की प्रकृति, हटने की प्रकृति। कौन जल्दी हटेगा इस क्रिया में? अभी जस्ट 39वें क्वेश्चन के साथ समझाया था मैंने, लिविंग नेचर समानुपाती 1/बेसिसिटी। देखो सारी चीजें कनेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ से ही सारे आंसर आ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ से बेसिसिटी का आंसर आ जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर दो, बेसिसिटी आ जाती। एसिडिक स्ट्रेंथ से लिविंग नेचर आ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ से नाभिक स्नेहता न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्रम आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ से ही सारी चीजें मिल रही हैं आपको, और क्या चाहिए? और एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी फिर? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो आपने इफेक्ट पढ़ लिया ना, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट। निगेटिव ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पॉजिटिव ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। वो तो तुम निकाल सकते हो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर तो आप जानते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकालना आता है कि नहीं आता? अरे तुमको कुछ आता भी है कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर तो निकाल सकते हैं बिटुआ, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मुझे इनकी लिविंग नेचर निकालनी है। लिविंग नेचर का मतलब मुझे बेसिसिटी निकालनी। अगर मुझे बेसिसिटी पता लग गई तो फिर मुझे लिविंग नेचर बताने से कोई रोक नहीं पाएगा। आओ तो आओ। F- कहां से लाए हो सर? HF से। Cl- कहां से लाए हो बेटा? HCl से। Br- कहां से लाए हो सर? HBr से। HBr से। और I- कहां से लाए हो सर? HI से लाए। तो क्या आप जानते हैं इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? जानते हैं सर, खूब पढ़ा है हमने, इनऑर्गेनिक में पढ़ा है। किसकी ज्यादा होती है? HI की सबसे ज्यादा होती है, सब जानते हैं हम। वेरी गुड। मतलब आपको पता है कि HI इज मोर एसिडिक देन HBr, HCl, HF? यस सर। तो जब HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो I- की बेसिसिटी कम होगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ही बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। आ गया बेसिसिटी का ऑर्डर। अब बेसिसिटी का उल्टा लिविंग नेचर का ऑर्डर आता है। तो ये ऑर्डर जो लिखा है ये तो लिख दिया आपने बेसिसिटी का, और ये मैं लिखने जा रहा हूं लिविंग नेचर का। F- की लिविंग नेचर सबसे कम, Cl- की उससे ज्यादा, Br- की उससे ज्यादा, I- की सबसे ज्यादा। ले बेटा ले, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, सवाल का आंसर आ चुका है। ले बेटा, सवाल का आंसर आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया। FCl Bri I- की सबसे ज्यादा होती। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द AE इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओफो, बहुत ही शानदार सवाल। हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के सवाल किए थे, उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के सवाल उठाए थे, फिर उसके बाद हमने इफेक्ट्स आइसोमेरिज्म में घुस गए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को उठाए। फिर उससे अगली क्लास में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि स्टीरिक इफेक्ट जितने भी थे, जैसे कि अपन ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ा, SIR इफेक्ट भी पढ़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी पढ़ी, उनके भी क्वेश्चन उठाए। फिर उससे अगली क्लास में हम उसी को वापस लेके आए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चालू हो गए थे उसमें। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी जैसे I इफेक्ट, H इफेक्ट, M इफेक्ट के क्वेश्चन एक आध दो वहां से भी उठाए थे अपन। फिर आज हम आ गए हैं यहां मैकेनिज्म पर। रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो गई है 41 नंबर के क्वेश्चन से। 150 सवाल देने आया हूं, और वो तो दे के जाऊंगा। और नीट 2026 ऑर्गेनिक का पेपर इन्हीं में से निकलवा के रहूंगा। आप भी यही हैं और हम भी यही, देखते रहना।
चलो फाइंड आउट द एई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। एई आखिर है क्या, इसके बारे में ज्यादा गाना नहीं गाएंगे बाय गॉड, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही ही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एवं क्रिया विधि, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो कोई भी, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या चाहे अपन डेली रूटीन लाइफ में जो रिएक्शंस चल रही है दुनिया में जो कर रहे हैं, वो कोई भी उठा लो आप, हर रिएक्शन का एक ही फंडा है। कोई भी रिएक्शन तेज तब चलती है जब उस रिएक्शन से बनने वाला स्टेबल बने। यहां भी वही कॉन्सेप्ट, रिएक्टिविटी ऑफ दुनिया की कोई भी रिएक्शन। देखो ये लिख दिया मैंने, रिएक्टिविटी ऑफ दुनिया की कोई भी रिएक्शन, इसका मतलब है रिएक्टिविटी ऑफ एनी रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ SN1, रिएक्टिविटी ऑफ SN2, रिएक्टिविटी ऑफ E1, रिएक्टिविटी ऑफ E2, कुछ भी हो सबको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट से निपटा देंगे बाय गॉड, एक ही ऑप्शन से निपटा देंगे बाय गॉड। Reactivity of any reaction is directly proportional to stability of intermediate। कोई भी रिएक्शन जब चलती है, कोई भी रिएक्शन जब चलती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलती है। जब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट पर जाती है तो बीच में कुछ ना कुछ जरूर बनता है बाय गॉड। डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाने से पहले बीच में आपको या तो कोई ट्रांजिशन स्टेज के बारे में सोचना पड़ेगा या फिर किसी इंटरमीडिएट के बारे में सोचना पड़ेगा। बस जो बीच में बने, अब डिपेंड करेगा कौन सी मैकेनिज्म है, जिसमें जैसा है वैसे याद करेंगे, वो मैकेनिज्म आएगी जब देखेंगे। हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों को लेकर। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते टाइम बीच में जो भी बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी रिएक्शन। ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में तब अच्छे से बदलेंगे, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में तब ज्यादा बदलेंगे जब बीच में आने वाली ये स्टेज बढ़िया होगी, स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बना तो ये रिएक्शन वहां तक नहीं जा पाएगी। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में बीच में जो बन रहा है वो अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन वापस इधर पहुंच जाएगी बाय गॉड। क्यों करें आप दुनिया में कोई भी काम देख लीजिए, क्यों हो रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। मैं यहां ऑनलाइन पढ़ाने आया, क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। मुझे कुछ चाहिए आपसे, इसलिए पढ़ा रहा हूं। आप क्यों नीट की तैयारी कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। आपको नीट पढ़ के कुछ चाहिए जीवन में आगे, इसलिए कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार दुकान पे क्यों रात दिन बैठ के मेहनत करता है? स्टेबिलिटी के लिए। समझ में आ रही? कोई भी काम अनस्टेबिलिटी के लिए नहीं होते हैं इस दुनिया में। हाँ, ये अलग बात है, किसी को सही काम करने से स्टेबिलिटी और सुकून मिलता है तो किसी को गलत और गंदे काम करने से स्टेबिलिटी और सुकून मिलता है। लेकिन भैया तरीके सबके, चाहिए सबको सुकून, स्टेबिलिटी, पैसा, मनी। इसीलिए तो बढ़ रहे हैं आगे, इसीलिए कर रहे हैं। क्यों सारे काम दुनिया में हो रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अनस्टेबिलिटी के लिए कोई नहीं करता। मैं किसी से कहूं, मैं खुद से कहूं जा छत पे जा और कूद जा नीचे, छत से 3 मंजिल की छत से कूद जा नीचे, क्या मैं कूदूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है उससे मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। बाबूजी ऊपर निकल लेंगे।
कोई नहीं कूदेगा, पागल है क्या जो कूद जाए। स्टेबिलिटी के लिए काम हो रहे हैं। ये रिएक्शन जो पूछी जा रही है, ये कह रहा है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, तो मुझे सिर्फ इतना सा देखना है, मुझे सिर्फ इतना सा देखना है, इन तीनों चारों में से कौन ऐसा है जिसके मध्य में, बीच में इंटरमीडिएटरी स्टेबल स्टेज बन रही है। मुझे कैसे पता लगेगा, इसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी में मध्य में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो मैं बस ये सोचूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही तेजी से रिएक्शन करेगा। तो आपका कहना चाहते हैं, आप हमसे घुमा के ये कहना चाहते हैं कि इन सब के कैटायन बना लूं मैं? बेटा मैं घुमा के नहीं कह रहा हूं, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, सबके कैटायन बनाओ, सबके कैटायन बनाओ और चेक करो किसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जिसका इंटरमीडिएट कैटायन स्टेबल होगा वही तेजी से रिएक्शन करेगा। बबुआ आप गौर से देखिए, इसका कैटायन, इसका कैटायन, इसका कैटायन साफ नजर आ रहा है। जैसे जैसे प्लस लगाओगे, कैटायन बनाओगे, तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा। दोनों साइड CH3 लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, यानी कि आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन तीसरे नंबर पे मिलेगा। इसलिए पहले से ज्यादा दूसरा, दूसरे से ज्यादा मेरा बच्चा तीसरा। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओ माय गॉड, एक भी बालक का आंसर नहीं आया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत तरक्की करोगे, शानदार। चलिए अब लेके चलते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ। मेरे बच्चों ये हटा दिया यहां से इरेजर। ये सवाल समझ में आ गया? इसके कैटायन से ज्यादा स्टेबल इसका कैटायन, इसके कैटायन से ज्यादा स्टेबल इसका कैटायन, तो ये हो गया आपका आंसर, ये आंसर आएगा। चलिए अगले और लास्ट सवाल की तरफ, आज का अंतिम सवाल। अब अपने बच्चों को लेके चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक बार वापस, तो देखिए मेरे बच्चों, हमने 37वां क्वेश्चन कर लिया, 38वां कर लिया, 39वां कर लिया, 40वां सवाल कर लिया, 41वां कर लिया, और हम पहुंच गए हैं 42वें सवाल पर मेरे बच्चों को लेकर। ये लो, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? ओ माय गॉड। तो देखो आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। स्टेटमेंट समझते हैं आप? आपको स्टेटमेंट मिल गए और उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जैसे पहली स्टेटमेंट सही है कि दूसरी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है, इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए चेक करते हैं पहला स्टेटमेंट। तैयार है सब? वेरी गुड। चलिए पहला स्टेटमेंट शुरू करते हैं। आओ, पहला स्टेटमेंट है कि इस पे मैंने HBr को जोड़ा तो मुझे ये मिल गया। चेक कर लेते हैं, इतनी क्या माथा फोड़ी, चेक कर लेते हैं ना इस बात। मैंने रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन करा रहा हूं, 1 2 3 4, ये C डबल बॉन्ड C और ये HBr। इस रिएक्शन पे गौर फरमाएंगे मेरे सारे बालक। सबसे पहला अटैक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में
ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि एल्किन एंड एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H+ करता है, ये H+ का अटैक करा दो यहां। मेरा बच्चा जैसे ही H+ का अटैक होगा ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा अब इसमें होगी शिफ्टिंग, ये बन गई मिथाइल शिफ्टिंग, क्योंकि स्टेबल करने के लिए आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गई, मिथाइल इस कार्बन पे लगा और ये बन गया इस तरह का कैटायन। स्टेबल होने के बाद अब इस पे जोड़ दीजिए Br- और ये बन गया आपकी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। जब हमने चेक किया तो पता लगा भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ओके ओके है भाई गॉड। दूसरे पे आइए, दूसरे में फिर से HBr जोड़ा जा रहा है। ये इसने इस तरीके का एक 5 कार्बन का रिंग लिया है मेरे बाबू, ये 5 कार्बन का एक रिंग लिया है इस तरह से, और उस पे डबल बॉन्ड पे इस तरह से जोड़ा है HBr को। वेरी गुड वेरी गुड। पहले वही काम H+ का एडिशन कराओ। जैसे H+ जुड़ेगा ये प्लस यहां आ गया H यहां, एक तो ये और एक ये कि H यहां जुड़ जाए और प्लस यहां आ जाए, तो मैंने दोनों ही काम कर दिए। भाई मुझे क्या पता कैसे जुड़ेगा, चेक कर लेते हैं। मैंने H यहां जोड़ा प्लस यहां लगाया तो फिर ये ऐसा कैटायन बना। ये 2 डिग्री कैटायन है बबुआ और ये 3 डिग्री है। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसको रिंग को एक्सपेंड कर देते हैं, 6 की रिंग बना देते हैं। बात को समझना बेटू, इस रिंग को एक्सपेंड करते हैं और 6 की रिंग बनाते हैं। जैसे ही वो 6 की रिंग बनती है, देखो इसको रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मतलब वलय का विस्तार, वलय का विस्तार कर देते हैं। रिंग एक्सपेंड करके ये जो बॉन्ड है इसको यहां की बजाय ये यहां जोड़ देते हैं। रिंग हो जाती है 6 की और एक लग जाता है इस पे मिथाइल। फिर इसमें क्या कर देते हैं, कैटायन की शिफ्टिंग कर देते हैं। कैटायन की शिफ्टिंग करके और यहां प्लस लगा देते हैं। फिर इसमें क्या कर देते हैं, Br- को जोड़ देते हैं और Br- को जोड़ के यहां Br लगा देते हैं और फिर कह देते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट है और फिर अपने 5 नंबर कटवा लेते हैं। रिंग एक्सपेंशन नहीं हो, ये मेजर नहीं बनेगा इसमें। समझ में आ रही मेरी? ये इस रिएक्शन का मेजर नहीं है, क्योंकि ये इस रिएक्शन का मेजर कैटायन ही नहीं है। जो ज्यादा मात्रा में इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा। थोड़ा बोर्ड को साफ कर दो मेरे बच्चों के। ये देखो बेटू, ओ बाबू, ये ज्यादा बनेगा। ओफो, कई बच्चों के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई होंगी। लग रहा होगा कि साल हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है क्या, यही नई चीज बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं यहां नहीं होगा रिंग एक्सपेंशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो आप इंटरमीडिएट बनाइए, इंटरमीडिएट ज्यादा कौन सा बनेगा। तो पता लगा 2 डिग्री कैटायन और 3 डिग्री कैटायन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इंटरमीडिएट 3 डिग्री ज्यादा बनेगा। और जब इंटरमीडिएट 3 डिग्री ज्यादा बनेगा तो 3 डिग्री बनने के बाद इसी पे जुड़ जाएगा आपका Br और यही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं या कम बनेगा, इसलिए इससे रिंग एक्सपेंड करके आप प्रोडक्ट बना तो सकते हो बट उसको मेजर नहीं कह सकते। ये मेजर नहीं है। ये मेजर कैसे नहीं है गुरुजी? हमने तो पढ़ा है, आपको जब ये मेजर बनाना है तो स्ट्रक्चर आपको ऐसी मिलनी चाहिए थी। आप गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं।
यहां ये 2 डिग्री और 3 डिग्री कैटायन बनाएगी। 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, सो 3 डिग्री कैटायन कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, बट इन दिस रिएक्शन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां जब H प्लस जोड़ेंगे तो ये सीधा 2 डिग्री कैटायन ही बनाएगा, 1 डिग्री नहीं बनाएगा या ना के बराबर बनाएगा, और 3 डिग्री इसमें बन नहीं सकता। बाय गॉड, आप शिफ्ट करके 3 डिग्री बना सकते हैं, पहले आपको 2 डिग्री ही मिलेगा। अब जैसे ये 2 डिग्री मिलेगा, अब आपके सामने 2 चीजें हो गई। पहली चीज, इसे रिंग एक्सपेंशन करके मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, और इसे 3 डिग्री कैटायन में कन्वर्ट करके मैं ऐसे कर दूं। आप फिर से दोनों बना सकते हैं, इससे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इससे भी। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला, दिस इज द मेजर। ये 3 डिग्री कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का मेजर ये है, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन का मेजर, इस वाली रिएक्शन का मेजर ये नहीं है, ये है। ये मेजर नहीं, ये मेजर किया तो 5 कटवा बैठेंगे। समझ में आ रही है? बहुत होशियार हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन देख लेना इन सवालों को, यूं ही नहीं आ रहे हैं सवाल। ये वो सवाल है, ये वो सवाल है जब नीट का पेपर देंगे तो लगेगा कि मैंने सही कर दिया, और जब घर जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि बाय गॉड रायता फैला है, बाय गॉड रह गया। 1 साल और लगेगी, अब सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। ये वो सवाल हैं, उनको करा रहा हूं मैं, जो लगता है दिखने में कि मेरा सही है, लेकिन घर जाके पता लगता है कि मैं गलत करके आया। ये वो सवाल है मेरी जान, समझ में आ रही है? तो कुल मिला के पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट मेजर वो भी सही है, दूसरी का भी सही है, और मेरा आंसर है सी, ये भी सही है। और अब हम चलते हैं आज की क्लास के समापन पे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जो बच्चा इसे शेयर करना चाहे वो कर सकता है। जो भी बालक इसकी ऐसे ऐसे कर सकता है, देखो ये हमने लगा दिया QR कोड, इसको कहते हैं QR कोड, ठीक है? स्कैन कर लो इसको, आपके PDF मिल। ओके बच्चों, गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।